नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश का नया औद्योगिक गोल। भव्या से बदलेगा भूगोल। भव्या यानी भारत उद्योग विकास योजना। ये केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। 33,000 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन है इसमें और 100 से लेकर 1,000 एकड़ तक के औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए इसमें सब्सिडी भी है और 1 करोड़ की केंद्रीय सहायता केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। जाहिर तौर पर ये योजना जो है उद्योगों के विकास के लिए है और इसमें एमएसएमई और स्टार्टअप्स और हमारा जो औद्योगिक उत्पादन और उससे जुड़ा निर्यात है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की एक कोशिश इसके ज़रिए है। और अब भारत को भी, मध्य प्रदेश को भी और मध्य प्रदेश जैसे ही प्रदेशों को भी अगर आवश्यकता है तो अब औद्योगिक विकास की है। औद्योगिक विकास किसी देश में सिर्फ रोजगार की नींव ही नहीं रखता है, वो युवाओं के अंदर ये भाव भी पैदा करता है कि हम नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले क्यों ना बने। अगर आप अमेरिका या चीन को देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे जहां एक आम मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय युवक ने एक स्टार्टअप शुरू किया, वो एप्पल में बदल गया या और आगे बढ़ के जैक मा हो गया वो बंदा, इतना बड़ा उसका किरदार हो गया। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की तैयारी क्या है। तो महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्ताव केंद्र को सौंपे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश किस तैयारी से आगे बढ़ने के लिए छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा कि एक कार्य संस्कृति वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और महत्वपूर्ण होता है वो प्रदेश भी जो इस औद्योगिक विकास के लिए तैयार होता है। औद्योगिक विकास का अर्थ सिर्फ अधोसंरचना या उद्योगों का ही सर्वांगीण विकास नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप अपने इकोसिस्टम को, पर्यावरण को किस तरह सुरक्षित रखते हुए और उस राज्य को जहां निवेश आ रहा है बाहर से कितना बेनिफिट प्रदान करने की टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं। जैसा कि वो सुनहरा वाक्य हम बार बार दोहराते हैं कि आप निवेश की डिमांड नहीं कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे अपनी तरफ खींच सकते हैं। आप मांग नहीं सकते कि दीजिए, क्योंकि जो निवेश करेगा वो आकर्षित होगा, वो देखेगा आपके प्रदेश को कि कितने औद्योगिक पार्क हैं। और औद्योगिक पार्क इसीलिए तैयार करने की योजना है भव्या के जरिए, जिससे एक रेडी टू ईट जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग समूहों को मिले कि वो आएँ और आते ही उन्हें एक ऐसा वातावरण मिले जहां वो बहुत जल्दी अपना काम शुरू कर सके। आज इसी पर डिबेट है, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अब कृषि प्रधान राज्य की पहचान से आगे बढ़कर औद्योगिक महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसी सोच का हिस्सा है भव्य यानी भारत औद्योगिक विकास योजना। इस योजना का मकसद निवेशकों को ऐसा प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर देना है जहां उद्योग लगाने के लिए सड़क, बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स और दूसरी सुविधाएं पहले से उपलब्ध हों। देश भर में पहले चरण के लिए 50 औद्योगिक पार्कों का लक्ष्य रखा गया है और मध्य प्रदेश ने 11 पार्कों के प्रस्ताव देकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, सीहोर, सागर, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी और सतना जैसे क्षेत्रों में नए औद्योगिक हब विकसित करने की तैयारी है। बीजेपी इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के औद्योगिक विजन का विस्तार बता रही है। पार्टी का दावा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और लगातार निवेश आकर्षित करने की कोशिशों के बाद भव्य प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स का बड़ा केंद्र बना सकता है। धार का भैंसोला टेक्सटाइल हब से जुड़ सकता है, जबकि ऑटोमोबाइल, फार्मा, सेमीकंडक्टर, आईटी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों के लिए भी नए अवसर तैयार करने की योजना है। मुझे इस बात का संतोष है कि आमतौर पर 10% निवेशकों का प्रस्ताव धरातल पे उतरते हैं, लेकिन हमारे राज्य में विश्वास का जो माहौल बना है, पारदर्शी व्यवस्था हुई, माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार,
तो उसी का परिणाम है कि हम जब बिजली, लैंड, क्राइमलेस ऐसे कई कारणों से मध्य प्रदेश बहुत अच्छा उद्योग निवेशकों का गंतव्य बना है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से उसकी जो गति है वो काबिले तारीफ है। 30% से ज़्यादा 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव नीचे उतरे। वहीं कांग्रेस इस दावे पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि निवेश और रोजगार के बड़े बड़े दावे पहले भी किए गए, लेकिन कई परियोजनाएं जमीन पर नहीं उतर सकीं। विपक्ष का सवाल है कि सिर्फ एमओयू और घोषणाओं से नहीं, वास्तविक निवेश और रोजगार के आंकड़ों से सफलता तय होगी। मुख्यमंत्री जी लगातार देश के और विदेश के दौरे कर रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, बहुत लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे वो कहां दिख रहे हैं? जमीन की हालत कुछ और है। जो लगे हुए इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही है। आप नए निवेश लाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नया रोजगार सृजन कहां हुआ? जमीन पे तो कुछ दिखे। सिर्फ एमओयू साइन करने से या इन्वेस्टर लाने से काम नहीं चलेगा। इन्वेस्टर लाने के बाद वो उद्योग लगे और लोगों को रोजगार मिले, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जब जाकर मध्य प्रदेश का भला होगा। फिलहाल तस्वीर साफ है। मध्य प्रदेश भव्य के जरिए देश के औद्योगिक मैप पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अगर प्रदेश के प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो मामला सिर्फ 11 इंडस्ट्रियल पार्कों का नहीं होगा। ये नए निवेश, नई सप्लाई चेन और लाखों रोजगार अवसरों का होगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का नया औद्योगिक गोल तय हो चुका है। अब नजर इस पर है कि भव्य सचमुच प्रदेश का औद्योगिक भूगोल बदल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। हमारे सवाल देखिए, क्या भव्य मध्य प्रदेश को देश का अगला औद्योगिक पावर हाउस बना सकता है? क्या प्लग एंड प्ले मॉडल, जिसके तहत 100 के करीब पार्क देश के अलग अलग राज्यों में डेवलप होने हैं, उससे छोटे और मझोले स्तर के शहर भी नए इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर्स बनेंगे? क्या भव्य से मध्य प्रदेश का आर्थिक और औद्योगिक भूगोल बदल जाएगा? जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं आनंद जाट, कांग्रेस के युवा नेता और स्पोक्स पर्सन। मनोज सैनी जी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका भी बहुत स्वागत। प्रमोद डफारिया हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं AIMP एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश, उनका बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता स्पोक्स पर्सन निशांत बिसेन जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। आनंद जी, सबसे पहले थोड़ा आप समझाइए ज़रा हमको, क्योंकि आप पूर्व अध्यक्ष हैं AIMP के एसोसिएशन, प्रमोद जी, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के, ज़रा समझाइए। और मैं आग्रह करूंगा बिना लाग लपेट के समझाइए, कि जिससे हमें एक समीक्षा मिले इस योजना को लेकर कि ये किस तरह से उपयोगी है और किन चीज़ों से हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत है। क्योंकि निश्चित तौर पर हर योजना का लक्ष्य बहुत पवित्र और बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे एक जहाज़ जब तक लैंड नहीं करता रनवे पर, तभी हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी लैंडिंग हुई साहब, बड़ी अच्छी लैंडिंग हुई, पायलट्स बड़े कुशल हैं। तो इस योजना की भी लैंडिंग करने के लिए किस तरह की सावधानियों की ज़रूरत है? जी प्रमोद जी। नमस्कार। हिंदुस्तान को पहले कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही कहा जाता था। हम लोग उससे आगे 2014 से जब ये नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने रियलाइज करा कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ानी हो, तेजी से बढ़ानी हो, हमें वर्ल्ड के अंदर कोई पर्टिकुलर पोजीशन ऑक्यूपाई करनी हो, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2004 से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आत्मनिर्भर भारत, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करा था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आज भी जरूरत है। मैं, जैसे आपने बोला ना कि बिगर लाग लपेट के बताएं, मैं जब से अध्यक्ष बना तब से मैंने ये बात बोली थी कि प्लग एंड प्ले का जमाना है, पहली बात। और दूसरा, सिंगल विंडो सिस्टम, क्योंकि कोई भी युवा जब एक इंडस्ट्री डालने जाता है, उसको इतने सारे डिपार्टमेंट में दौड़ाया जाता है कि उसकी एनर्जी प्लग एंड प्ले को थोड़ा हम समझ भी लें, मतलब कि एक रेडी टू ईट जैसी व्यवस्था, कि पार्क रेडी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो, उद्योगपति को हर एक मंजूरी के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़े, ह्यू एंड क्राई ना करना पड़े। करेक्ट सर। मैं ये चाहता हूं कि उद्योगपति अपनी चेयर से नहीं उठे, उसका पूरा फोकस प्रोडक्शन के अंदर, पूरा फोकस क्वालिटी कंट्रोल में, पूरा फोकस ऑर्डर लेने में रहे।
ना कि आज पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में भागना है, कल एमपीबी में भागना है, परसों फायर एंड सेफ्टी में भागना है, नर्सों बैंक में भागना है। ये सब चीजें खत्म हो जाए, उसको सिंगल विंडो पे जाके अपना प्रोजेक्ट देना है और सारी चीजें टाइम टाइम पे करें। मैं आपको छोटा सा उदाहरण पर्शियन जो अपने गल्फ कंट्री से उनका दूंगा। वहां पे प्लग एंड प्ले का मतलब होता है सवेरे 9 बजे आप रजिस्ट्रेशन कराइए क्या फलाना फलाना प्रोडक्ट की इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, शाम तक 5 बजे तक आप सारी लाइसेंस सारे सब चीजें आपके हाथ में दे दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे ये कल्पना मात्र है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर हम पकड़ते हैं तो उसके अंदर ये चीजें आती है कि सिंगल विंडो सिस्टम इमीडिएट इफेक्ट से आना चाहिए। दूसरी चीज, केवल प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का ही संकल्प नहीं होना चाहिए, प्रदेश के हर उस ब्यूरोक्रेट का भी संकल्प होना चाहिए कि मेरा प्रदेश है, ये मेरी इंडस्ट्री डल रही है। जब इस भावना से वो काम करेंगे तो टीआईएल टाइम लिमिट के अंदर फाइल का निराकरण होना चाहिए। आज एक फाइल एक टेबल पर अगर 2 महीने पड़ी रही तो देयर इज नोबडी टू आस्क क्वेश्चन कि ये फाइल 2 महीने आपकी टेबल पे क्यों पड़ी रही। इसलिए मेरा निवेदन है कि इतना मेहनत अगर मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर, तो जी उसका पूरा पूरा लाभ जनता को मिलना चाहिए। बिल्कुल प्रमोद जी, और मैं वो लौटता तभी हूँ। मिलेगा जब टाइम जी लिमिट जी पे फाइलें क्लियर मैं होगी, लौटता जब हूँ। सिंगल विंडो सिस्टम जी क्लियर होगा। जी मैं लौटूंगा, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और इससे कि गल्फ कंट्रीज़ में 10 बजे आते हैं, 5 बजे मंजूरी ले के चले जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हमारे यहाँ जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, शायद प्रमोद जी वहाँ भी ये व्यवस्था नहीं होगी कि 10 बजे कोई उद्योगपति आए महाराष्ट्र में या गुजरात में या पश्चिम बंगाल की भी बात कर लें जिसका एक समय काफ़ी नाम था, कि वो सारी मंजूरी लेके शाम को निश्चिंत होकर चला जाए। इन पर काम करने की ज़रूरत है। और आपने ब्यूरोक्रेट्स की बात की, मैं कहता हूँ उस राज्य के नागरिक, उस राज्य के श्रमिक संगठन, जिस तरह चीन में डेमोक्रेसी है कितनी है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैंने पढ़ा है कि वहाँ पर एक ही यूनियन होती है और वो प्रो गवर्नमेंट होती है। और जब भी कोई उद्योगपति जाता है तो सरकार का नुमाइंदा कहता है हुजूर कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि श्रमिक संगठन हमारी अपनी है। बहरहाल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वर्क कल्चर, वो तमाम चीज़ें। आनंद जी, ये मसला जाहिर तौर पर विपक्ष के नज़रिए से, मैं लौटूंगा प्रमोद जी अभी, क्योंकि और भी मेहमान हैं, तो सिर्फ आलोचना और निंदा का नहीं है ये, आपके अपने उस मध्य प्रदेश का भी है। हाँ। फिर तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। फिर तो आप शुरू हो जाइए। मैं सच कहूंगा, आनंद से मैं सच कहूंगा, पारित करिए। मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। वाह, ये परवीन शाकिर का शेर है। और मध्य प्रदेश में उद्योगों के मामले में भाजपा की सरकार ने लगातार यही किया है। 7 इन्वेस्टर समिट हुई, भाजपा ने आज तक जवाबदेही किसी की तय नहीं की कि कितने रोजगार मिले, जमीन पर कितनी इंडस्ट्री आई, कितनों को आपने जमीन आवंटित की, उन्होंने समय सीमा में काम नहीं किया। और इससे भी बड़ी बात है कि 4 तरह के झूठ होते हैं। एक बोलचाल में झूठ बोलना, दूसरा रोजमर्रा के जीवन में झूठ बोलना, लुभावनी बातें करने के लिए, जनता को लुभाने के लिए झूठ बोलना। लेकिन सबसे बड़ा पाप जो होता है ना, वो 15 अगस्त के मंच से, लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, और उसी तरह से लाल परेड से जब मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। मेरे पास फ़ोन में है 2022 से जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज चौहान रोजगार का झुनझुना बजा रहे थे, 23 का बजा रहे थे, 24 का बजा रहे थे, 25 का बजा रहे थे, और 26 में भी मोहन यादव जी ने कहा कि हम रोजगार देंगे। 15 अगस्त 2023 तक शिवराज चौहान जो है वो 1 लाख नौकरियों का झुनझुना बजा कर गए थे। और उसी झूठ के आधार पर 30,000 झूठी घोषणाओं से वो सांसद से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से फिर कृषि मंत्री बन गए देश के। और मोहन यादव जी भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। अगर 7 इन्वेस्टर समिट हुई है, मध्य प्रदेश की जनता का पैसा खर्च हुआ है, तो कहां हुआ है, क्या है उसका आउटकम? ऐसे कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हुई, रीवा सिंगरौली बनेगा, भोपाल इंदौर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। मैं बिजनेस जर्नलिस्ट रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार में काम किया है, मैंने भी कागज काले किए हैं, लेकिन कहां है वो? दिखे तो इन सब पर बात करनी बहुत जरूरी है। और इससे ये हो जाएगा। दरअसल विजन और टेलीविजन 2 चीजों में अंतर है। एक विजन की सरकार होती है, वो बताती है कि कहां पर रोजगार की आवश्यकता है, कहां किस तरह के रोजगार की आवश्यकता है। बालाघाट में कुपोषण के कारण बच्चे मर जा रहे हैं, आपकी 47% आंगनवाड़ियों के भवन नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम 11 क्लस्टर बनाएंगे। बहुत कम है, मेहमान ज्यादा है। मनोज जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी।
देखिए शरद जी, विपक्ष का काम है कि वो निश्चित रूप से अपनी बातें रखे, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में कुछ तस्वीरें तो बदली है, और खासकर डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश को ही अपना उद्देश्य बनाया है, तो उस पर काम भी हुआ है। आज ही निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात हुई है, पीयूष गोयल से उनकी मुलाकात हुई है। मध्य प्रदेश एक ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, और यदि लैंड पर वो बिजनेस दिखाई देता है, जैसे 36 लाख करोड़ के MOU हुए, 10 लाख करोड़ के दिखाई भी दे रहे हैं, ऐसा सरकार का दावा है। पर निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं, जैसे डफलिया साहब कह रहे थे, प्रमोद जी कह रहे थे कि इसमें और चीज़ों की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है इस पर काम भी कर रहा है। इसलिए आप देखिए नीरज मंडलोई को जिम्मेदारी दी गई है। अभी हाल ही में MSME की कई जगह ऐसी चीज़ें आ रही थी सामने, तो मुझे लगता है वो दिखाई देगा। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, और उसके प्रयास जारी है निश्चित तौर पर। और ये एक रिपोर्ट कार्ड है, और ये रिपोर्ट कार्ड बीजेपी के लिए ही नहीं है, ये देश की उन तमाम सरकारों के लिए हैं, चाहे वो अलग अलग विचारजन्य विचारधाराओं से आती हों। और आज़ादी के बाद से भी ये चीज़ है कि ये एक बहुत साफ़ सुथरे तरीके से इस पर भी बात होनी चाहिए कि आखिर हमारी कमज़ोरियाँ क्या रहीं, हम उनसे कैसे उबर सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे आसान काम है कि कुछ नहीं हो रहा है ये कह देना, और ये विपक्ष का अधिकार है। आनंद जी की बात से कोई ना इत्तेफाकी नहीं है, लेकिन उसके साथ ये भी होना चाहिए कि क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए। और ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी मैं एक दिन पहले ही 15 अगस्त के दिन किसी समाचार माध्यम में देख रहा था कि अब फिर नाम लूँगा किसी का तो छोड़िए इसको, एक वर्तमान प्रधानमंत्री ने 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों को बुलाया एक कार्यक्रम में। बातचीत और संवाद सबसे बड़ा जरिया है लोकतंत्र में किसी भी इशू को हल करने का, बजाय इसके कि मेरी कमीज आपकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है। और ये चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये पहल कांग्रेस करे, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बीजेपी करे। निशांत जी जवाब दीजिएगा, कई बातें कही हैं आपके मित्र आनंद जी ने। जी बिल्कुल शरद जी, मैंने भी अपने करियर की जो शुरुआत की थी पत्रकारिता के, मैंने भी बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पर ही की थी, और देश के नामी चैनल के साथ की थी। उस वक्त मध्य प्रदेश को हम बड़े करीब से देखते थे और पाते थे कि किस तरह का बीमारू का टैग लेकर पूरे देश में हंसी का पात्र मध्य प्रदेश हुआ करता था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में बनी, तो एक सपना देखा गया कि किस तरह से उद्योगों की दिशा में, विकास की दिशा में, रोजगार की दिशा में भी मध्य प्रदेश काम कर सकता है। दोनों तरफ से निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए। आनंद जी फिर आता हूं मैं आपकी तरफ। जी यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनका पहला विजन था कि किस तरह से उद्योगों की दिशा में आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से एक तरफ विकास की इबारत लिखी जाए, और साथ ही रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, यूथ को एड्रेस करते हुए हम एक पूरी चेन तैयार करें। यही वजह है कि सबसे पहले 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में तैयार किया गया। हमने देखा कि किस तरह से संभाग तक पहुंचने के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। यह समझा गया कि वहां किस तरीके के उद्योगों की संभावना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, मुख्यमंत्री जी ने खुद बताया कि लगभग 30 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आमंत्रित हुए, उसमें से 10 लाख करोड़ ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है। आज अगर हम बात कर रहे हैं भव्य जैसी योजनाओं की, तो मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार एक इन्वेस्टमेंट की दिशा में इकोसिस्टम तैयार कर रही है। हमने देखा कि धार में जिस तरीके का पीएम मित्र पार्क है, वो एक पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रहा है कि किसानों का जो प्रोडक्ट है टेक्सटाइल से, उसके बाद लॉजिस्टिक, उसके बाद आगे प्रोडक्शन, उसके बाद निर्यात और रोजगार, तो ये सब कुछ इसी मध्य प्रदेश में तैयार हो रहा है, और एक इच्छा शक्ति वाली सरकार के कारण हो रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस निराशा के भाव से विपक्ष सरकार के कामकाज को देखता है, आप समझ पा रहे हैं कि अगर निवेश आएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, एमएसएमई को काम मिलेगा, इससे जुड़ी जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उसको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। आज किसान कल्याण वर्ष है, गांव में किसी ना किसी तरीके से रोजगार पैदा करने के लिए 16 विभाग मिलकर किसानों की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। सरकार इतनी संवेदनशील है कि अगले वर्ष युवा वर्ष घोषित किया जाएगा। ये सब किस लिए है? इसी प्रदेश में युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, और सरकार लगातार काम कर रही है। अगर विपक्ष इसकी सराहना नहीं कर सकता तो कम से कम तटस्थ भाव से खड़े होकर देखे कि सरकार काम किस तरीके से करती है। प्रमोद जी, एक सवाल ये भी हमने इसके पहले भी औद्योगिक निवेश पर ही बात करते हुए ये कहा था कि वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन दोनों तरफ हैं, श्रेष्ठ मस्तिष्क हैं। इस समय अगर आप बात करिए तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, जिनकी उद्योग की समझ सब मानते हैं। मतलब भले ही ऑन रिकॉर्ड बीजेपी ना कहे,
ऑफ द रिकॉर्ड बिल्कुल कहेगी, हो सकता है कुछ ऑन रिकॉर्ड भी कहें। दूसरी बात यह है कि दिवंगत जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी समझ की बात कौन इनकार करेगा। इसी तरह चिदम्बरम साहब की बात कर लीजिए, कांग्रेस में, बीजेपी में आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे जिनकी समझ अद्भुत है। क्या हमें इसकी ज़रूरत है कि जैसे हम राष्ट्रहित के मसले पर अपने मतभेद भुला देते हैं, राजनीतिक मतभेदों की बात कर रहा हूं मैं, क्या हमें देश के हित में औद्योगिक विकास, रोजगार के मसले पर विधानसभा और लोकसभा के ऐसे सत्र होने चाहिए जहां गतिरोध ना हो, जहां आलोचना से अधिक रचनात्मक सुझाव हो। मैं बहुत प्रेमचंद की कहानियों के आदर्शवाद की बात कर रहा हूं डफरिया साहब जी। आपसे ही सवाल है डफरिया मैं साहब। तो उद्योगों का, आपको जो माननीय मेरे मित्र बैठे हुए हैं कांग्रेस के, उनको ये कहना चाहता हूं कि मैं एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट रहा हूं 4 साल। तो मेरी निगाह में आज की तारीख में इंदौर, उज्जैन, पीतमपुर में जो इंडस्ट्रीज चल रही है वो 125% एफिशिएंसी से चल रही है सर। आज हम फार्मा के अंदर कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो बने हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इंपोर्ट बंद किया था डिफेंस के 197 आइटम, उन 197 आइटम को हम इंडिया में पूरी कर रहे हैं सर, और उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कितना करा है? 4,500 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है सर हमने। तो ये सब कहाँ से हो गया? क्या खाली बातों बातों में हो गया? नहीं सर, जमीन पे कई चीजें आई है और प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। जब कदम आगे बढ़ाएंगे तो ही मंजिल पे पहुंचेंगे। खाली कह देना से क्या हुआ ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। प्रमोद जी, यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि बात सिर्फ यही की नहीं है, इसके पहले भी जो प्रयास हुए हैं, मनमोहन सिंह जी ने जो कोशिशें की, नरसिम्हा राव जी ने की, उस समय भी आपकी जगह जो एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश का पदाधिकारी रहा होगा, शायद उसकी भी यही प्रतिक्रिया रही हो। क्योंकि कोई भी सरकार हारने के लिए और जीरो रिपोर्ट कार्ड लेके आने के लिए सत्ता में नहीं बैठती है भाई साहब। हमारे पक्ष विपक्ष लाख एक दूसरे पर नाकामी के आरोप लगाए। एक छोटा कमेंट और आपका इस पर जी। सर, ऊपर से लेके नीचे तक जिसकी ट्रिपल इंजन सरकार जिसको आप बोलते हैं, डबल इंजन सरकार बोलते हैं, दे शुड बी इन अलाइनमेंट विथ ब्यूरोक्रेट्स आल्सो। अगर सरकार का लक्ष्य बहुत अच्छा है तो हमको जमीन पे वो दिखना भी चाहिए लक्ष्य। उनकी अगर वो लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है तो अल्टीमेटली समबडी इज रिस्पांसिबल। बिल्कुल तो वो रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट पे ही जाती है। हमने सर मनमोहन सिंह जी के इतना अच्छा टाइम देखा था। चलिए सर, अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा इसको कि वक्त कम था, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन इसी नोट पे इस बात को मैं कंक्लूड कर, आनंद जी अब समय नहीं है क्योंकि अब हम सुनेंगे तो फिर उधर से निशान जी कहेंगे कि मेरा निंदा प्रस्ताव बीच में वर्ष बता देता मैं। बिल्कुल, ये 2028 सब तय करेगा आपकी ताकत कितनी, बीजेपी की ताकत कितनी, और यही मुद्दे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज भी हम वो वातावरण क्या विकसित कर पाए हैं उद्योगों के लिए, जहां पर हम ये भूल जाते हैं कि भैया यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है। एक कांग्रेस का नेता भी, और कल हो सकता है कांग्रेस सत्ता में हो, तो एक बीजेपी का भी नेता क्या ऐसा सोचता है कि ये मेरा मध्य प्रदेश है, यहाँ जो निवेश आ रहा है उससे मेरे ही प्रदेश के लोगों का भला होगा, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, किसान की ज़िंदगी बेहतर होगी, एक छोटे स्टार्टअप वाले की ज़िंदगी बेहतर होगी। क्यों नहीं सोचते हम ऐसे? कब तक हम इन्हीं नैरो चीज़ों में लेकर उलझे रहेंगे कि सब खराब हो रहा है, सब खराब कर दिया है, कांग्रेस ने सब खराब कर दिया, बीजेपी ने सब खराब कर दिया? क्या उधर बैठे हुए लोगों को ये समझ में नहीं आता क्या? अरे भाई साहब, बहुत समझदार हैं वो लोग, वो वोट देने वाले लोग हैं। आप लाख कहते रहिए इधर उधर की चीज़ें, लेकिन वो सब स्टडी कर रहे हैं कि ये खराब क्यों बोल रहे हैं, वो खराब क्यों बोल रहे हैं। क्या खराब है ये रेट्रोस्पेक्शन से समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि कोई बिना खामी के इस दुनिया में आया है और बिना खामी के चला जाएगा, लेकिन आप ये अंदर झांकेंगे तब मालूम पड़ेगा भाई साहब। बुरा तो देखन में चला, तो भैया ये जिसने भी कहा है बहुत सोच समझ के कहा होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और आगे